तो बच्चा लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंट अगर मुझे सर्किट को बनाना है तो उसमें यूज होने वाले जो अलग अलग अप्लायंसेस होंगे उनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो इतनी बात आप सभी चुन्नुओं मुन्नुओं को बड़े गौर से समझ में आ जानी चाहिए। तो बेटा आगे बढ़ते हैं ओम्स लॉ पे। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो बात की है उसमें दो चीज़ों पे फोकस मेन रहा है अपना, एक था करंट और एक था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। और उन्हीं दोनों चीज़ों से ये जो है ना आपका वो चलने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमेगा, एक तो करंट के और एक पोटेंशियल डिफरेंस के। और जैसा आपको पता है कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी अप्लायंस को चलाना चाहूँ तो मुझे उसे क्या देना पड़ेगा, बोले मुझे उसे एक एनर्जी का सोर्स देना पड़ेगा जो कि बैटरी होती है। और बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मुझे किसी भी अप्लायंस को चलाना है तो मुझे उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा बच्चों। और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही मैं उसे दूंगा तो उसमें क्या फ्लो होगी, करंट। बात समझ में आई ना। मैं उसे पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, बैटरी से कनेक्ट करूंगा या किसी और सोर्स से कनेक्ट करूंगा, जैसे जहां से भी लाइट आती है। जैसे ही मैं उसे एक पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा क्या होगा, उस अप्लाई से बच्चों एक करंट फ्लो करेगी। अच्छा वो करंट कितनी होगी, उसी को समझाने के लिए ओम नामक एक साइंटिस्ट आया। ओम्स लॉ में बेसिकली हम लोग ओम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया, आप बड़ी एक सिंपल भाषा में बोल सकते हो, ओम्स ने या ओम ने मुझे रिलेशन बताया पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में। बोलिए अगर मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस दूं तो कितनी करंट आएगी, ये बताया मुझे ओम्स ने। और कैसे बताया, तो उसने मदद ली एक सर्किट की। ये सर्किट मैंने आपके सामने बना रखा है। इस सर्किट में उसने देखो क्या किया, उसने 1 2 3 4 20 वोल्ट की सेल्स का यूज किया, ठीक है ना। और उसने इस सेल को जोड़ा एक रजिस्टर से, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है जो लैब में आपको दिख जाएगा। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको मेजर किया उसने वोल्ट मीटर से। तो उसने क्या किया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया। अच्छा कितनी करंट बहेगी उसके लिए उसने एक अमीटर का यूज किया, एक अमीटर लगाया और यहाँ पर उसने की लगाई, उसको सर्किट को उसने बंद या चालू करने के लिए। तो उसने एक सर्किट बनाया इसमें उसने कुछ सेल्स का यूज किया है, एक रेजिस्टेंस का यूज किया है, एक वोल्ट मीटर जो क्या करेगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करेगा, और एक अमीटर जो इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है उसको मेजर करेगा। बच्चा लोग ऐसा उसने एक सर्किट बनाया। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ये सारा सर्किट जो है ना वो आपको पता होना चाहिए इसमें किस किस चीज का यूज है। और कोई भी सर्किट बनेगा ना ऐसे ही दिखेगा, उसमें एक बैटरी होगी या कोई भी ऐसा सोर्स होगा जो आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा है, एक रेजिस्टेंस होगा जो उसको खपत कर रहा है बिजली को। अगर आपको मेजर करना है कि कितनी करंट जा रही है तो हमें एक अमीटर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां से तो मुझे दिखेगा नहीं कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। उसने इतनी सारी चीजें लगाई और देखो फिर उसने क्या किया, गौर से देखना बच्चा लोग। जैसे ही उसने किया क्या, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को यहां पर उसने कनेक्ट किया, इस कनेक्शन को यहां पर किया। और जैसे ही यहां पे किया तो अगर आप लोग सर्किट देख पा रहे हो तो जो सर्किट है ना वो ये है, और ये जो 3 सेल्स हैं ये सर्किट का हिस्सा नहीं है क्योंकि मैंने क्या कहा था, करंट का फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। अगर यहां पर करंट जाएगी तो आगे रास्ता नहीं है उसके लिए। मतलब कि ये जो तीनों सेल्स है ना अभी मेरे लिए बेकार है, बेकार है ना। इन सेल्स का पोटेंशियल इसको नहीं मिल पा रहा है, केवल और केवल किसका पोटेंशियल मिल रहा है, आप बोलोगे इस बैटरी का। और जैसे ही मैंने ये किया आप क्या बोलोगे कि सर्किट देखो यहां से कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा हिस्सा नहीं है। अभी मैंने जब यहाँ पे जोड़ा है तो बड़े डंडे से करंट निकलेगी और ये इस रास्ते से होती हुई इस रास्ते से होती हुई इस रेजिस्टेंस में जाएगी, और इस रेजिस्टेंस से होती हुई अमीटर में, और अमीटर से होती हुई की से होती हुई, और ये वापस इस डंडे में इंटर कर जाएगी। तो ये मेरा करंट का रास्ता होगा। बात समझ में आ रही है ना आपको। जब मैंने इस एंड को यहाँ पे जोड़ा तो इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगी, कुछ यहाँ का पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं जो करंट फ्लो करी होगी वो I1 है, जो पोटेंशियल होगा उसमें वो V1 है। उसने दोनों की रीडिंग नोट कर ली।
क्या किया एक्सपेरिमेंट, गौर से समझना बेटा। अब उसने क्या किया, चूंकि वो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस में पता करना चाहता था कि कितनी करंट फ्लो करेगी, और इसीलिए उसने बहुत ज्यादा सेल्स का यूज किया, और उसने अब की बार क्या किया, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, और जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट किया तो अब दो बैटरी जो है ना, या दो सेल्स मिलकर एक बैटरी बन गई। अब देखो ये एक बैटरी बन गई, मैंने आपको बैटरी का डायग्राम दिखाया था, और बैटरी ऐसी ही थी। तो अब देखो इसमें करंट कहां से कहां तक जाएगी, मतलब कि अब ये दोनों इसको पोटेंशियल देंगे, इन दोनों की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पहले बी था, अब 2B हो गया, समझ में आया। फिर से करंट यहां से यहां चलेगी, यहां चलेगी, यहां चलेगी, और इसके थ्रू होती हुई इस वाली बैटरी में वो इंटर कर जाएगी। बात समझ में आई ना। फिर से कुछ रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की, मान लेते हैं वो B2 है। फिर से कुछ रीडिंग आएगी मीटर की, मान लेते हैं वो I2 है, करंट इसमें I2 बह रही है और पोटेंशियल इसमें B2 है। ऐसे ही इसने यहाँ के लिए किया और ऐसे ही इसने यहाँ के लिए किया। आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि ये 4 सेल्स लगाने के पीछे का रीजन क्या था, कि वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को बनाना चाहता था। अगर एक सेल लगाता तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही रहता, तो उसने क्या किया, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके एक रेजिस्टेंस में कितनी करंट पास कर रही है ये मेजर किया, और उसने 4 रीडिंग ले ली, I1, I2, I3, I4, B1, B2, B3, B4। मजेदार बात क्या देखने को मिली से, अभी तक कुछ नहीं मजेदार है, लेकिन इसने क्या देखा, और वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जब ओम ने ये एक्सपेरिमेंट किया जो मैंने आपको बताया, तो उसने देखा, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, उसने एक लॉ दिया कि जो करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर में, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है या जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, मतलब कि इसके एंड के अक्रॉस मैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा था, करंट जो थी वो उसी हिसाब से आ रही थी। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोनों प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे ही मैंने पोटेंशियल को डबल किया वैसे ही करंट डबल हो गई, जैसे ही मैंने पोटेंशियल को ट्रिपल किया वैसे ही करंट ट्रिपल हो गई, जैसे ही मैंने पोटेंशियल को 4 टाइम्स किया करंट 4 टाइम्स हो गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, जब एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है। तो उसने क्या देखा और उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, तो जितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं उसी के रिस्पेक्टिव करंट जो है वो उसके प्रोपोर्शनल चलती है। मतलब अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ती है, अगर मैं पोटेंशियल घटाऊंगा तो करंट घटती है, और ना केवल घटती बढ़ती है बल्कि जिस रेशियो में मैं इसे बढ़ाता हूं उसी रेशियो में करंट भी बढ़ती है। मतलब अगर मैंने पोटेंशियल को डबल कर दिया 2 से 4, तो करंट अगर 5 एम्पीयर पहले बह रही थी तो कितनी हो जाती थी वो 10। अगर मैंने पोटेंशियल को 3 गुना किया तो करंट भी 3 गुनी हो जाती थी। जैसे अगर पहले पोटेंशियल 2 था, करंट 5 थी, तो फिर पोटेंशियल 4 हुआ तो करंट 10 हो गई, पोटेंशियल 6 हुआ तो करंट 15 हो गई। मतलब कि प्रोपोर्शनैलिटी उनमें थी, और ये उसने देखा और इसी को उसने एक स्टेटमेंट बना के नाम दे दिया, और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम ने बेसिकली मुझे क्या बताया, आप बोलोगे ओम्स गिव्स मी अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। बात समझ में आई। जो ओम था उसने मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन दिया, और जब उसको उसने और सिंप्लीफाई किया तो उसने प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, 9th में भी आपने जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लो आप लोग कि प्रोपोर्शनैलिटी जब जब भी जाती है, क्योंकि ये दोनों के रेशियो सेम होते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते समय एक कांस्टेंट को हम लोगों को लाना पड़ता है पिक्चर में, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी जाती है, एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट का नाम यहाँ पर ओम ने रेजिस्टेंस दिया। तो इस के की वैल्यू को उसने, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस नाम दिया इस के को, और एक फार्मूला उसने यहाँ पे बना दिया, B = IR, जहाँ पे B क्या है आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, और R क्या है रेजिस्टेंस। तो उसने क्या बताया बेटा कि अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, तो रेजिस्टेंस में बहने वाली जो करंट है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि V = IR, और जहां पे R क्या है रेजिस्टेंस। और यहां पे उसने एक और कंडीशन भी रखी कि ये कब ये कंडीशन टूट सकती है, ये कब होगा। उसने क्या बोला कि व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड।
यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है, टेम्परेचर है, जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया है वो रेजिस्टेंस है, और जो बाकी फिजिकल कंडीशन है अगर वो कांस्टेंट रहे, अगर वो सेम रहे, अगर वो बदलेंगी तो फिर जो करंट है वो बदल सकती है, वो प्रोपोर्शनल नहीं आएगी, वो रेशियो को बदलेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर और ये सारी चीजें, ये ध्यान रखना बेटा, इसको भी लिखना है आपको, ये पूरा स्टेटमेंट है जो मैंने लिख रखा है, ये इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और ये उसकी कंडीशन है। तो ये पूरा का पूरा ओम्स लॉ है। ओम्स स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। मतलब अगर टेम्परेचर और सारी फिजिकल कंडीशन को मैं ना बदलूं, सेम रखूं, तो क्या देखा हमने कि बी जो होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है। इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। और बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को अगर मैं शब्दों में बयान करना चाहूं तो नहीं कर सकता। बहरहाल ये सारा का सारा आपको ड्रामा याद होना चाहिए। और साथ साथ एक फार्मूला जो मैं चाहता हूं कि आप बहुत भयंकर से याद कर लो, क्योंकि ये जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, न केवल 10th में बल्कि 12th में, 13th में, जहां पर भी आप जाएंगे। V = IR, ओम्स लॉ, और ये रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा बेटा, ओम यहाँ पे रुका नहीं। ओम ने क्या बताया कि अगर मैं V और I को, अगर मैं B को बार बदलूं तो I भी बदलेगा। और उसने एक रिलेशन बताया B = IR, और इसी रिलेशन पर उसने एक B और I के बीच का ग्राफ बना के देखा। उसने क्या बोला कि जो V होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब B बढ़ने पर I बढ़ता है। और उसी बात को उसने प्रूव करने के लिए B और I के बीच में ग्राफ भी बनाया है। क्या बनाया उसने? B और I के बीच में ग्राफ बनाया। और उसने क्या देखा कि जब उसने किसी पर्टिकुलर B पर I को देखा तो वो कुछ पर्टिकुलर था, ठीक है ना। एक B के लिए उसने I, मतलब कि उसने मान लो पहले B1 की वैल्यू कुछ 5 ले ली, तो I उसे 5 मिला, तो उसने 5,5 पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब उसने B को बढ़ा के 10 कर दिया, तो उसे I की वैल्यू कितनी मिली? 10। तो उसने यहाँ पे एक और पॉइंट प्लॉट कर लिया, बोले I भी 10 और B भी 10, फिर I 15, B 15। यही तो चल रहा है ना, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो उसने V और I के डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर, मतलब अलग अलग B और अलग अलग I को उसने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। जब B 0 था, ऑब्वियस सी बात है, तब तो करंट 0 होगा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई नहीं किया तब करंट 0 है। और अलग अलग B के लिए उसने करंट की वैल्यू को जब यहाँ पे रखा और इस लाइन को मिलाया, तब उसने क्या देखा बेटा कि ये जो लाइन आ रही है ना, B और I के बीच का जो ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, ओम ने जब इनके बीच का ग्राफ बनाया तो वो क्या आया? आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन। ये भी सवाल आता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो बी आई के बीच का ग्राफ है वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। और एक रेजिस्टेंस के लिए जो स्ट्रेट लाइन थी वो एक थी, अगर उसने रेजिस्टेंस बदल दिया तो स्ट्रेट लाइन भी बदल गई, लेकिन जो लाइन थी वो हमेशा स्ट्रेट थी। मतलब बी और आई ग्राफ जब भी आप बनाओगे किसी भी रेजिस्टेंस के लिए तो वो कैसा बनने वाला है? स्ट्रेट लाइन। तो ये सवाल आ सकता है आपके लिए कि अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है तो उसका बी और आई के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? आप क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन। एंड फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस द स्ट्रेट लाइन मे बी डिफरेंट बट द ग्राफ विल बी ऑलवेज एट स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो है वो हमेशा ही क्या होने वाला है? स्ट्रेट लाइन। तो बच्चा लोग गौर से समझना, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंगली ओम लॉ के हिसाब से जो बी और आई के बीच का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? आप बोलोगे कुछ इस प्रकार का। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने ओम्स लॉ को पढ़ा है, और ओम्स लॉ में मुझे क्या बताया गया है कि B = IR। और ये जो स्टेटमेंट है आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे B क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। और ये R क्या है? इस R पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। इस R को मैंने नाम दिया है आपके लिए रेजिस्टेंस। मैंने नहीं, मतलब सभी से रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस। और ये कौन से खेत की बजा है? ये क्या है? इसको गौर से समझना बेटा। और ध्यान रखना कि अब जो चैप्टर है ना वो आपका रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द ही घूमेगा। मतलब कि जो मेन इस चैप्टर में सेक्शन है वो रेजिस्टेंस ही है, और जनरली सवाल रेजिस्टेंस से ही आते हैं। और इस फार्मूले का मुझे यूज करना पड़ता है बारंबार, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जो है आपको जितने भी मैं आगे सर्किट बना के दिखाऊंगा सब में एप्लीकेबल होगा। और जो रेजिस्टेंस है इसके इर्द गिर्द अब हमारा चैप्टर घूमने वाला है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है। बड़े गौर से सुनना बेटा, बहुत आसान है। रेजिस्टेंस को हम लोग एक एक करके क्लियरिफाई करते हैं कि ये होता क्या है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। बहुत अच्छे। तो बेटा मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है?
देखो मैं इसे अपनी भाषा में बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ और ये यहाँ ही नहीं आपको आगे भी मिलेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं इसे बेटा एक गुंडा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? गुंडा। डाकू नहीं होते, डाकू। तो रेजिस्टेंस जो है ना वो मेरे लिए गुंडा होता है। और गुंडा किस प्रकार का, काहे के लिए? क्योंकि गुंडे लोग क्या करते हैं, बोले कहीं भी तुम जाओ रास्ते में रोकते हैं, है ना, रोक लेते हैं, छीन लेते हैं कुछ भी, मतलब जाने नहीं देते आसानी से। गुंडे यही तो करते हैं ना कि जाने नहीं देते आसानी से। तो ये जो सोच रहा गुंडा है ना रेजिस्टेंस, ये क्या करेगा, ये भी रास्ता रोकेगा। किसका रास्ता? आप बोलोगे करंट का, क्योंकि यहाँ पे जाने वाला कौन है? धारा। तो जब धारा जाएगी तो गुंडा क्या बोलेगा कि रुक जा, नहीं जाने देगा ना। तो जो नहीं जाने दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक गुंडा है। और गुंडे के हिसाब से ही मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आपको रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई एक लाइन पूछे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे कि रेजिस्टेंस किसी भी वायर में क्या होता है, वायर की या किसी भी जगह की जहां से करंट पास करती है वो प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल वायर की वो प्रॉपर्टी जो उसमें से करंट पास होने का अपोज करे, मतलब जो उसमें से करंट पास ना होने दे, ऐसे वायर की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। मतलब ध्यान रखना बेटा, कोई भी वायर जो है वो अपने से करंट पास नहीं होने देना चाहता, लेकिन तभी भी करंट पास होता है। क्यों? क्योंकि मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, करंट पास होता है ना। तो जब करंट जाता है ना तो रेजिस्टेंस क्या बोलता है कि मत जाओ, और करंट जाता है, रेजिस्टेंस मना करता है, दोनों के बीच में धक्का मुक्की होती है, लड़ाई होती है। और क्या देखते हो आप लोग, इफेक्टिवली जो वायर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना, वायर हीटअप हो जाता है। और क्यों हीटअप हो जाता है आप क्या बोलोगे? क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। और जब दोनों के बीच में टकराव होता है तो वो जो वायर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें हीट जनरेट होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे आप लोग कि रेजिस्टेंस एक गुंडा है। अगर मैं इसको सामान्य भाषा में, फिजिक्स की भाषा में बोलूं तो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी, किसी भी चीज की द प्रॉपर्टी। तो बच्चा लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब कि किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर से चार्जेस फ्लो को रजिस्ट करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है ना। और जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ये भी नीचे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं अगर नोट्स अच्छे बना रहे हैं तो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड इट्स फॉर्मूला इज V अपॉन आई, क्योंकि जो ओम्स लॉ का कांस्टेंट था वही रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस क्या है? गुंडा, जो करंट को पास नहीं करने देगा। तो किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मेटल की और किसी भी नॉन मेटल की जहां से भी करंट पास करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर करंट को जो अपोज करता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अगली चीज, इसका जो यूनिट होता है ना बेटा, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, तो उन्हीं के ऑनर में इसको हम लोग ओम इसकी यूनिट बना देते हैं। तो द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर ओम से। ओम पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो ओम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि किसी वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो 5 ओम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ओम की जगह पे हम लोग ये भी बना सकते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ ओम। समझ में आया? तो ये खास है, आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला बी अपॉन आई। ठीक है ना, ये तो सारी चीजें समझ में आ गई। इसका फार्मूला आप लोग देखोगे तो दिस फार्मूला इज बी अपॉन आई। और यहाँ से मुझे देखने पर क्या लगता है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने अगर किसी क्वांटिटी की बात की, समथिंग x बराबर a अपॉन बी, तो x जो है वो a और b पे ही डिपेंड करेगा ना, क्योंकि x बराबर a अपॉन बी है। अगर a बढ़ेगा तो x क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि x a पे डिपेंड कर रहा है। अगर a बढ़ रहा है तो x बढ़ रहा है, और x b पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर b घट रहा है तो x घट रहा है। बात समझ में आई ना। तो अगर कोई भी क्वांटिटी का फार्मूला आपको पता है तो आपको ये पता हो जाता है कि वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। और सिमिलरली आर का जो फार्मूला है दैट इज बी अपॉन आई, तो यहां से देख के ये लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो बी और आई पर डिपेंड करता है। मतलब कि जब बी बढ़ेगा तो आर बढ़ जाएगा, और जब आई बढ़ेगा तो आर घट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गौर से सुनना बेटा, आर जो है वो बी और आई पे डिपेंड करेगा, ऐसा दिखता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं होता है?
तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल वायर एंड फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर। ओम ने भी यही कहा था। ओम ने क्या कहा था कि अगर मैं फिजिकल कंडीशन सेम रखूं तो आर सेम रहेगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा और बी अपॉन आई का रेशियो भी सेम रहेगा। तो जो आर होता है ना बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है? आप बोलोगे वो बी और आई पे डिपेंड, बिल्कुल नहीं करता। फार्मूला देख के लगता है कि ये बी और आई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आर बी और आई पे डिपेंड नहीं करता। तो आर किस पे डिपेंड करता है? तो ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी और इसको हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में समझेंगे, जिसका नाम है कि किस किस पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो बच्चा लोग अगला टॉपिक है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। और ये मजेदार टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस का फार्मूला बी अपॉन आई होता है, लेकिन रेजिस्टेंस बी और आई पे डिपेंड नहीं करता। फिर किस पे डिपेंड करता है? तो इसके लिए आपको गौर से समझना, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं अगर आप लोग वैसे ही समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस का। मैं किसी भी कंडक्टर की बात करता हूं, मैंने कहा ये मेरा कंडक्टर है और यहां से धारा को पास करना है, करंट को बहना है यहां से, ठीक है ना बेटा? गौर से समझना रेजिस्टेंस होता क्या है। अभी भी मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर, कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से करंट पास कर रही है वो करंट को कितना अपोज कर रहा है, उसकी यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। अब बच्चा लोग यहां पे देखो आप लोग कि ये जो मेरा कंडक्टर है यहां से धारा को बहना है। अच्छा, धारा के बहने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पास करना है, ठीक है ना? वही तो धारा है। और रास्ते में कौन बैठे हुए हैं? गुंडे, क्योंकि गुंडों को ही मैं क्या बोलता हूँ? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? गुंडा। तो गुंडा जो करंट को रोक पाए वही रेजिस्टेंस है, जो करंट को जाने में अपोज करे वही रेजिस्टेंस है। बहुत जबरदस्त। तो मुझे बताओ कि ये जो गुंडे हैं वो करंट को कब डरा पाएंगे? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये मेरी गली है जहां से करंट को गुजरना है, करंट धारा को इस गली से गुजरना है और ये गुंडे बैठे हुए हैं, तो मुझे बताओ कि धारा को पास करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे बिल्कुल होगी। और वो दिक्कत कितनी ज्यादा होगी? आप बोलोगे जितनी बड़ी ये गली है। मतलब कि अगर गली बहुत छोटी सी है तो धारा को दिक्कत होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गली छोटी सी है, फटाक से क्रॉस कर जाएगी। अगर गली बहुत लंबी है तो धारा को जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि रास्ते में गुंडे बैठे हुए हैं। तो जितनी लंबी गली, धारा को निकलने में उतनी समस्या, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। जितनी छोटी गली, धारा को निकलने में उतना कम समस्या, मतलब कि रेजिस्टेंस कम। तो पहली चीज जिस पर रेजिस्टेंस मुझे डिपेंड करता दिख रहा है वो कौन है? आप बोलोगे वो है लंबाई, लेंथ। मतलब कि पहली चीज जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा लेंथ होगा वायर का उतना ही ज्यादा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आई? दूसरी चीज, अब आप लोग मुझे फिर से बताओ कि जैसे धारा को यहां से पास करना है और इस गली से धारा को निकलना है, जो वायर है मेरा कंडक्टर है उस गली से धारा को जाना है, तो गली लंबी है तो धारा को जाने में ज्यादा दिक्कत है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब अगर गली बहुत पतली है, गुंडे उसके अंदर बैठे हैं, गली बहुत पतली है तो धारा को जाने में दिक्कत होगी। कि गली ज्यादा चौड़ी है तब धारा को जाने में दिक्कत होगी। आप क्या बोलोगे? जितनी पतली गली है उतना निकलने में दिक्कत होगी ना, क्योंकि अंदर गुंडे बैठे हैं। धारा को बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए मैं क्या बोलूंगा? उतना बाहर निकलना आसान होगा जितनी गली चौड़ी होगी। मतलब जो रेजिस्टेंस होगा, जो रुकावट होगी, वो एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब एरिया बढ़ने पर जितना ज्यादा एरिया होगा उतना निकलने में दिक्कत कम होगी। मतलब एरिया बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। बात समझ में आ रही ना? तो मैं क्या बोलूंगा कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज समझना चाहिए आपको कि रेजिस्टेंस जो है किस किस पे डिपेंड करता है। आप क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पर। वायर जितना लंबा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। आप सब बोलोगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा एरिया पर। एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, क्योंकि निकलने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2,
1 और 2 को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो आप क्या देखोगे कि R जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है L/A के, ठीक है ना, R L/A के प्रोपोर्शनल आता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो मैंने आपको बताया था एक कांस्टेंट आता है, और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो L/A। और ये रो क्या होता है बेटा? रो इज द रेजिस्टिविटी। रो इज द रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो करंट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस का जो असली फार्मूला है वो क्या है? रो L/A। मतलब ये वायर पे डिपेंड करता है। वायर बड़ा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, वायर छोटा तो रेजिस्टेंस कम, वायर चौड़ा तो रेजिस्टेंस कम, और वायर पतला तो रेजिस्टेंस ज्यादा। R इज इक्वल टू रो L/A। और यहाँ पे एक और नया टर्म आया जिसका नाम क्या है? रो। इसके 2 नाम होते हैं, एक तो नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या नाम होता है बेटा? रेजिस्टिविटी, या फिर हम लोग इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये रो क्या है? तो मैंने आपसे बोला कि जो करंट का पास करना है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा, तीसरी एक और चीज भी डिपेंड करता है, और वो तीसरी चीज क्या है? आपसे मैं एक सवाल पूछूं, मैंने कहा कि मैंने बिल्कुल सेम लेंथ और सेम एरिया के 2 वायर लिए, एक वायर लिया प्लास्टिक का और एक वायर लिया कॉपर का। एक कॉपर का वायर लिया और एक प्लास्टिक का वायर लिया। बताओ क्या दोनों में करंट सेम पास करेगी? आप क्या बोलोगे? अरे क्या बात कर रहे हो सर जी, प्लास्टिक में तो करंट पास ही नहीं करती, क्योंकि प्लास्टिक तो इंसुलेटर है। कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है, जो धारा को रुकावट पैदा करने वाला फैक्टर है, वो केवल लेंथ और एरिया नहीं है, वो एक और चीज है जो अलग अलग मटेरियल को भी उसमें एडजस्ट करना चाहिए मुझे। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक में करंट बिल्कुल पास नहीं करती, भले ही मैं एरिया कितना भी बड़ा कर दूं, भले ही मैं लेंथ कितनी भी छोटी कर दूं, करंट पास नहीं करेगी। और उसी प्रकार से अगर मेरे पास सिल्वर वायर है और एक मेरे पास प्लास्टिक वायर है, तो आप क्या बोलोगे? मैं प्लास्टिक का लेंथ एरिया कितना भी एडजस्ट कर लूं, उसका रेजिस्टेंस कभी भी सिल्वर वायर से कम नहीं हो सकता, क्योंकि सिल्वर में एक और चीज है, और वो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और उस फैक्टर को भी मुझे उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस में। और वही फैक्टर अपने में कौन इंक्लूड किए वो होता है, आप बोलोगे रो। तो रो क्या है? आप बोलोगे रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कौन सा मटेरियल है, क्या वो कॉपर है, क्या वो सिल्वर है, क्या वो कोई और है। और अगर सिल्वर है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर कॉपर है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर मेटल है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर नॉन मेटल्स है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, अगर सेमी मेटल्स हैं तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो जो रेजिस्टिविटी है ना, वो आपको इस बारे में बताएगी कि मटेरियल कौन सा है। और मटेरियल के बाद अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना हो तो मैं किसको देखूंगा? लेंथ और एरिया को। कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस सभी चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ पे भी, एरिया पे भी, टेम्परेचर पे भी और मटेरियल पे भी। और टेम्परेचर और मटेरियल को अपने अंदर कौन समेटे रहता है? रेजिस्टिविटी। कौन समेटे रहता है? रेजिस्टिविटी। और लेंथ और एरिया को अपने अंदर कौन समेटे रहता है? मतलब कि लेंथ बड़ी है तो मैं क्या बोलूंगा? रेजिस्टेंस ज्यादा। एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन तीसरी और चीज पे डिपेंड करता है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो है टेम्परेचर, और वो और भी चीजें हैं, और उसको हम लोग किस में लिखेंगे? इस रो में। तो रो क्या है? आप सिंपली बोल सकते हो कि रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है ना? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? आप बोलोगे रेजिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रो L/A, जहां पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी, L क्या है? लेंथ, A क्या है? एरिया। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? आप बोलोगे लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे। और रेजिस्टिविटी के अंदर कौन कौन आते हैं? आप बोलोगे टेम्परेचर रहा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहा, ये सारी की सारी चीजें अपने अंदर ये कंटेन करता है। मतलब कि ये टोटली जो है ना, वो मटेरियल पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है और क्या एटमॉस्फेयर है। उस हिसाब से रेजिस्टिविटी अपने हिसाब को एडजस्ट कर लेगी, और रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग वैल्यू को ऑब्टेन करता रहेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? रो L/A। एक चर्चा रेजिस्टिविटी की भी कर लेते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस के वक्त को हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना बेटा? अब रेजिस्टिविटी पे भी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी। हम लोगों ने भी पढ़ा था रेजिस्टेंस का फार्मूला रो L/A। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? रो बराबर RA/L। तो RA/L जो है ना बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो RA/L
एल होती है। अब यहाँ पर भी वही बातें मैं बोलूंगा आपसे। देखो जैसे रेजिस्टेंस में मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है बी अपॉन आई, लेकिन वो बी और आई दोनों पे डिपेंड नहीं करता। वैसे ही रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है ए रो आर ए अपॉन एल, लेकिन ये ना तो एरिया पे डिपेंड करता है और ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या है? आप बोलोगे दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, या मतलब मटेरियल। मेटल या मटेरियल, जनरली हम लोग कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, सीधे मैंने मेटल लिखा है। अदरवाइज किसी भी जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी ही रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैंने लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टिविटी घट गई, ऐसा नहीं होता बेटा। जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की इंटरनल चीजों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? अगर किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कोई कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होगी। ध्यान रखना बेटा, आर का फार्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम वो अच्छा कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? धारा को रोकता है। जो धारा को बहने दे वो कंडक्टर, जो रोके वो इंसुलेटर। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस कम वो अच्छा कंडक्टर। तो आप क्या बोल सकते हो कि रेजिस्टिविटी कम होगी अगर कोई कंडक्टर अच्छा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी अगर कोई कंडक्टर बुरा है। रेजिस्टिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा? अरे भैया अब तो वो कंडक्टर ही नहीं बचा, अब वो कौन हो गया है? आप बोलोगे इंसुलेटर। क्या बात समझ में आ रही ना आपको? तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला पहले तो आप लोग समझ लो। रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है वो आर ए अपॉन एल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग नोट करके भी लिख लो कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑन एंड एरिया। तो ये जो है ना वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ एंड एरिया, लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। ये खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर ये किस पे डिपेंड करती है? आप बोलोगे टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर और मटेरियल पे तो ऑफ कोर्स डिपेंड करती ही करती है, लेकिन अगर एक मटेरियल भी सेम है और मैं उसमें लेंथ बढ़ा दूं, एरिया घटा दूं, तो भी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की कब बदलेगी? जब टेम्परेचर बदले। अगर मटेरियल बदले तब रेजिस्टिविटी बदलेगी। अगर सेम मटेरियल है, दो कॉपर वायर है, तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी बदल लेने का एक ही तरीका है, वो है टेम्परेचर। किसी एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी को बदलने के लिए हम लोगों को क्या बदलना पड़ेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलकर रेजिस्टिविटी बदली जा सकती है। रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। स्टार बना के इस बात को आप लोग लिख लो, सवाल आ सकता है 1 नंबर का ऑप्शन में, ठीक है ना? बहुत जबरदस्त। आप बोलोगे ऑप्शनल पेपर तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शनल पेपर नहीं है तो क्या हुआ? ऑप्शन तो फिर भी 4 आते ही है ना, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये एमसीक्यू का बहुत अच्छा सवाल है कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना? अब जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, मैं क्या बोलूंगा? जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी दैट इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है ना बेटा? वो क्या होगा? बैड कंडक्टर। मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा का मतलब बैड कंडक्टर। और गुड इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर क्या चाहता है? उसमें से करंट ना पास हो। तो अच्छा इंसुलेटर कौन होगा? जो करंट बिल्कुल ना पास होने दे। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 मटेरियल है, एक में से थोड़ी थोड़ी करंट पास करती है, एक में बिल्कुल नहीं करती। बताओ कौन अच्छा कंडक्टर है? तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कंडक्टर से हम लोग क्या चाहते हैं कि वहां से करंट पास करे। तो जिससे थोड़ी सी भी करंट पास कर रही है वो मेरे लिए अच्छा कंडक्टर है, जिससे और ज्यादा कर रही है वो और अच्छा है, जिससे बहुत ज्यादा कर रही है वो सबसे अच्छा है। क्योंकि कंडक्टर से हम लोग क्या चाहते हैं कि वहां से करंट पास करे। अब इंसुलेटर से क्या चाहते हैं कि करंट पास ना करे। तो अगर कोई कंडक्टर अच्छा है तो वो इंसुलेटर बुरा हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब वहां से करंट पास नहीं होने वाला, लेकिन करंट पास नहीं होने वाला सा वो खराब नहीं हो जाता। वो खराब कंडक्टर है लेकिन अच्छा इंसुलेटर है। ये सवाल आपको समझ में आना चाहिए। किसी की रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है तो वो खराब है लेकिन कंडक्टर खराब नहीं है। कौन? इंसुलेटर। अच्छा इंसुलेटर हो सकता है वो, जैसे कि आप लोग कॉपर के ऊपर देखते भी होंगे, वायर्स के ऊपर एक इंसुलेशन होती है तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो अच्छे इंसुलेटर हैं। बात समझ में आई? और जिसकी रेजिस्टिविटी कम दैट इज अ गुड कंडक्टर। वो कंडक्टर अच्छा होगा। जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। और बैड इंसुलेटर। बात समझ में आई ना? मतलब ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी कम है उनको हम लोग इंसुलेटर बना ही नहीं सकते, और ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है उनको हम लोग कंडक्टर नहीं बना सकते, ठीक है ना?
अब मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लगभग 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर की होती है। किनकी आप बोलोगे रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉय। एलॉय समझते होगे आप लोग, मेटल के मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं, मेटल के होमोजेनियस मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं। तो जो रेजिस्टिविटी है मेटल्स और एलॉयज की वो 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर 6 के ऑर्डर की होगी। और अगर कोई इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और अगर अच्छा इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 14 के ऑर्डर की भी हो सकती है। 10 टू द पावर 14 बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ से करंट बिल्कुल भी पास नहीं करने वाला, क्योंकि वहाँ का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल की और एलॉय की वो 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर की होती है। और जो अच्छा इंसुलेटर होता है मेरे लिए, उसकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 17 के ऑर्डर की होती है। ठीक है ना, बहुत बहुत बड़े रेजिस्टिविटी हो सकती है, एंड दैट इज ए गुड इंसुलेटर। ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज, जो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ना बेटा, यूनिट दैट इज ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर होता है। और कैसे आया, तो यूनिट निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, पता है ना आपको। यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी फार्मूला है उसमें सबकी यूनिटों को रख देते हैं और जो जिसकी चाहिए है उसकी यूनिट आ जाती है। अब जैसे हम लोग इस फार्मूले को ही देखें, रो बराबर क्या है, आर ए अपॉन एल। तो आर की यूनिट क्या होगी, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। आपको पता होगा, आई होप। तो रो की यूनिट क्या आएगी बेटा, ओम इंटू मीटर। और नहीं भी अगर आपको पता है तो इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम इंटू मीटर। तो मैं यहाँ पे जहाँ मैंने रेजिस्टिविटी लिखी है ना, वहाँ पे मैं ओम इंटू मीटर और ऐड कर देता हूँ कि ये देखो रेजिस्टिविटी जो है वो इतने से इतने के बीच में होगी और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर। ठीक है ना। तो बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टिविटी पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछे रेजिस्टिविटी की, बताओ क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, बड़ा सिंपल है। रेजिस्टिविटी या किसी की भी डेफिनेशन हम लोग फार्मूले से निकाल सकते हैं। मैं इसे एक बार फिर से आपको करके बता दे रहा हूँ। फार्मूला क्या है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, आप कैसे बोलोगे कि यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के वायर का जितना रेजिस्टेंस होगा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं इसको कर दूं, अगर मैं इसको एक कर दूं, इसको एक कर दूं, तो आर बराबर क्या होगा, रो। समझ में आया। मतलब कि अगर मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर लेंथ का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 1 मीटर वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उस मेटल की रेजिस्टिविटी होगी। तो मैं इसे बोल सकता हूं, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू दैट रेजिस्टेंस विच हैज द वायर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया एंड 1 मीटर लेंथ। मतलब कि द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर हैज द रेजिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस होगा 1 मीटर स्क्वायर वायर का 1 मीटर लेंथ के वायर का, उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। आप लोग वहां से डेफिनेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नो डाउट इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अपना जो चैप्टर है ना बेटा, अब रेजिस्टेंस के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये आप लोग और ध्यान रखना कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल की 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर की होती है। और सबसे आखिरी बात कि जो सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ये तो आपको पता होना चाहिए। सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लीस्ट। सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा वो सबसे कम होती है, क्योंकि सबसे अच्छा कंडक्टर है तो सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी। लेकिन हम लोग फिर भी सिल्वर को यूज नहीं करते हैं अपने घरों में, क्योंकि सिल्वर का कॉस्ट ज़्यादा होता है। ये सवाल भी आता है कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी तो बहुत कम होती है, तो सो इट इज़ अ गुड कंडक्टर, फिर भी हम लोग उसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, महंगा होता है सिल्वर, आप सभी को पता होगा। इसीलिए हम लोग दूसरे कंडक्टर्स को यूज करते हैं जो चीप हैं, जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी ठीक ठाक है, मतलब इतनी
कम नहीं है जितनी सिल्वर की है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो उसमें से करंट फ्लो ना कर पाए, तो हम लोग कॉपर को यूज कर लेते हैं क्योंकि वो चीप भी है, सस्ता भी है, आसानी से हम लोग सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं कॉपर की मदद से। कॉपर रहा, अच्छा गोल्ड की भी काफ़ी कम होती है, सिल्वर जितनी नहीं, सबसे कम तो सिल्वर का ही होता है, रजिस्टिविटी वेस्ट कंडक्टर सिल्वर ही है। कॉपर को हम लोग यूज करते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम को भी यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के वायरस भी आप लोगों ने देखे होंगे। आयरन को यूज नहीं करते, आयरन को शायद कभी पहले यूज करते हो तो करते हो, अब आयरन का कोई भी यूज नहीं है, जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर को ही हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, और क्यों नहीं यूज करते इसको, बिकॉज ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, महंगा पड़ता है ये, और ये चीप होते हैं, इसीलिए हम लोग उनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक और चीज बची है जो मैं आपको बता के इसको खत्म करता हूँ। मैंने आपको बताया कि रजिस्टिविटी हो चाहे रेजिस्टेंस हो, दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कैसे डिपेंड करते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो मैं बात करता हूँ पहले तो कंडक्टर की, और कंडक्टर पर जो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, और इसके लिए मैं आपको एक कंडक्टर बना के दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर बनाया है। अब बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करे वही प्रॉपर्टी तो रेजिस्टेंस कहलाती है। इस कंडक्टर के पास क्या होंगे, आप बोलोगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो भागते हैं वही क्या कहलाता है, करंट। जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो करंट बनता है। अच्छा, कंडक्टर जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती, मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर। जैसे मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भागने लगेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आप बोलोगे कि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ना, इनको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। टेम्परेचर से क्या, टेम्परेचर इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो है ना, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, मैंने उसको हीट दी होगी। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक ठंडा पानी रख दिया भर के, ठंडा पानी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, आप बोलोगे कि वो हीट हो जाता है, हॉट हो जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर बदल जाता है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हीट है वो सराउंडिंग से यहाँ पर फ्लो हो जाती है, और हीट इज व्हाट, आप बोलोगे एनर्जी। तो जब भी दो चीजों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, तो हीट फ्लो करती है, और वही हीट जो है वो टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर पाती है। तो अगर मैंने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब क्या है कि मैंने कंडक्टर को हीट किया, और हीट किया तो इसको एनर्जी दी होगी ना बेटा, और वो एनर्जी कहाँ गई होगी, आप क्या बोलोगे कि वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही भाग रहे हैं उनको मैंने और एनर्जी दे दी, और जैसे ही एनर्जी दी तो क्या होगा, आप बोलोगे कि इनमें भगदड़ मच जाएगी, ये इधर उधर भागने लगेंगे, और जब ये इधर उधर भागने लगेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे थे उनको जाने में दिक्कत होगी, और मैं क्या बोलूंगा, वही दिक्कत रेजिस्टेंस कहलाती है। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर इसको आप और अच्छे से समझना चाहो तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैंने कहा कि एक रेस चल रही है, एक गली में बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं, ये मेरे पास गली है और इसमें बहुत सारे बच्चों की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर भागते जा रहे हैं। बेसिकली बच्चों को इलेक्ट्रॉन समझो अगर आप लोग, तो ये करंट भाग रही है। अब मैं क्या करूं, लाठी लेके इनके बीच में घुस जाऊं और सड़ापड़ जो मिले उसको मारने लगूं, तो क्या होगा, आप बोलोगे जो रेस चल रही है, जो बच्चे भाग रहे हैं उनमें भगदड़ मच जाएगी, और जब भगदड़ मचेगी ना तो जाना उनका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारी भीड़ है, पहले बहुत सारे बच्चे हैं, और जब उनमें भगदड़ मच जाएगी तो आप क्या बोलोगे कि इनको जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। मतलब जब मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, बाहर से पावर लगाई, बाहर से हीट दिया, तो क्या हुआ, भगदड़ मच गया, बच्चों को जाने में दिक्कत हुई, इसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो जाने वाले बच्चे थे ना, जो जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले ही बहुत सारे हैं, भगदड़ मच गई। अगर भगदड़ मचेगी तो मैं क्या बोलूंगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कंडक्टर में। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर समझते होगे आप लोग, सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस होते हैं जो अपने में से सारा करंट नहीं पास होने देते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ करंट पास होने देते हैं जितनी जरूरत होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने मोबाइल में चार्जर तो देखा ही होगा, चार्जर में से करंट आता है ना मोबाइल को चार्ज करने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने ये भी कभी अनुभव किया होगा कि वहां से जो आने वाला करंट है ना वो इतना नहीं होता, मतलब कि कुछ लोग उसको जीप पर भी लगा के चेक कर लेते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहने का मतलब क्या है कि करंट आ तो रहा है, लेकिन जितना करंट लाइन में से आ रहा है उतना पूरा उस चार्जर से बाहर नहीं निकल रहा। अगर आप लोग लाइन को छू के देखोगे ना तो काफी
तगड़ा झटका लग सकता है आपको, लेकिन अगर मैंने चार्जर के पिनों को छुआ तो जो करंट है वो उतना नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेमीकंडक्टर उसके अंदर लगे होते हैं, और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो पूरे करंट को नहीं आने देते, वो उतने ही करंट को आने देते हैं जितनी जरूरत होती है। आप लोगों ने बहुत सारे डिवाइसेस देखे होंगे जिनमें मदर प्लेट लगी होती है, तो उनमें वो सारी चीजें जो है वो सेमीकंडक्टर की बनी होती है। अलग अलग चीजों को अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, या अलग अलग डिवाइसेस को काम करने के लिए अलग अलग करंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो सारे के सारे करंट को पास नहीं होने देते, कुछ अमाउंट ऑफ करंट पास होने देते हैं जितनी भी जरूरत है। ठीक है ना? ऐसा क्यों कर पाते हैं ये? तो आप क्या बोलोगे कि इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्री तो होते हैं ना, लेकिन बहुत सारे नहीं होते, मतलब कि मच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, इसीलिए इसमें करंट जो है वो कम जा पाती है। अब अगर मैंने सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो आप क्या बोलोगे कि इस बार जो गली है ना इसमें भागने वाले बच्चे हैं वो कम है, गली में भागने वाले बच्चे कम है, बहुत सारे बच्चे भागना नहीं चाहते, वो यहाँ पे खड़े हैं, किनारों पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, किनारों पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर एनर्जी दी तो आप क्या बोलोगे कि क्या भगदड़ मचेगी? नहीं ना, क्योंकि भागने वाले पहले से ही कम है। अगर मैं एनर्जी दूंगा तो भगदड़ यहाँ पे मचने की संभावना कम है, बल्कि उल्टा जो किनारे पे बैठे हुए हैं हो सकता है वो भाग जाए। जैसे मैं लाठी लेके गया और मैंने मारना शुरू किया तो जो भाग रहे थे वो तो और तेज भागेंगे, और साथ साथ जो यहाँ वहां बैठे देख रहे होंगे वो भी भागने लगेंगे। बोले क्यों? क्योंकि कहीं मेरे पे लाठी ना पड़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब मैंने सेमीकंडक्टर की बात की तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम थे। अब अगर मैं सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे भगदड़ नहीं मचती है, यहाँ पे क्या होता है, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो और इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के पास, सेमीकंडक्टर के पास, जो पहले नहीं भाग रहे थे वो भी फ्री हो जाते हैं, एनर्जी पाकर वो भी फ्री हो जाते हैं और वो भी भागने लगते हैं। और आप क्या बोलोगे कि करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर करंट की वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब मैं क्या बोलता हूं कि रेजिस्टेंस भी घट जाता है और रेजिस्टिविटी भी घट जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी है वो दोनों ही घट जाते हैं। और क्यों घटते हैं? क्योंकि जैसे मैं लाठी लेके भागता हूं ना तो आप क्या बोलोगे कि जो पहले से बैठे हुए हैं, जो नहीं भाग रहे हैं, वो भी भागने लगते हैं, कहीं मेरे पे ही ना पड़ जाए। क्यों? आपसे अगर कोई पूछे क्यों ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भाग रहे थे, मैंने एनर्जी दी, भगदड़ मच गई। यहाँ पर कम लोग भाग रहे थे, जो नहीं भाग रहे हैं वो एनर्जी लेके फ्री हो जाते हैं और भागने लगते हैं। तो ये दोनों चीजें बड़ी खास हैं, और ये एमसीक्यू का बहुत अच्छा सवाल है। कुछ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का क्या होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का और घटता है सेमीकंडक्टर का। अगर आपसे कोई पूछे बताओ इंसुलेटर के साथ क्या होगा, तो आंसर मिलेगा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बताया था ना मैंने आपको, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 के ऑर्डर का होता है रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में। तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो वो झुकने वाला नहीं है, वहाँ से करंट पास नहीं होती। ठीक है ना? तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टिविटी पहले से ही बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाकर उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाना ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपको शायद समझ में आया हो कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी होती है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंसेस की।